एपिसोड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। कहते हैं हरियाणा पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी ने गोली मारकर उसको उद्घाटन पीएम मोदी तैयार हुआ है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन कल होगा, जिसमें एक रनवे से 2 करोड़ यात्री प्रति साल की क्षमता होगी और ये घरेलू और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स को हैंडल करेगा। टर्मिनल प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जहा हदीद ने डिजाइन किया है। नए एयरपोर्ट का नाम दिवंगत लोक नेता दिनकर बाबू पाटिल के नाम पर रखा जाएगा। बीबी पाटिल स्थानीय किसान नेता थे और उन्हीं के नाम पर ये एयरपोर्ट उद्घाटित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को मुंबईकरों के लिए खास तौर पर एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहे नवी मुंबई एयरपोर्ट का पहला फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होगा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और एनएसजी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम फिलहाल एयरपोर्ट जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को आने वाले हैं उसके करीब नहीं जा सकते हैं, लेकिन दूर से आपको उसका विहंगम दृश्य दिखा रहे हैं जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन पहले फेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस एयरपोर्ट में बहुत सारी खासियतें हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो पूरा डिजाइन है वो एक कमल के फूल के जैसा बनाया गया है, जिसकी सालाना कैपेसिटी बताई जा रही है कि 2 करोड़ यात्रियों के आवाजाही के लिए इस्तेमाल होगा। और जब ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा 2027 के अंत तक, तब इसकी कुल कैपेसिटी सालाना 9 करोड़ यात्रियों की होगी। और अभी फिलहाल इसके पहले फेज का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जो है 8 तारीख को यहाँ पर आएंगे। और चलिए अब आपको नवी मुंबई के एयरपोर्ट में क्या खास है वो भी बता देते हैं। तो अभी नवी मुंबई एयरपोर्ट की जो क्षमता हर साल 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की रखी गई है। 8 लाख टन कार्गो हैंडलिंग का भी इंतजाम है। 1 महीने के अंदर ही कमर्शियल फ्लाइट्स यहां से शुरू हो जाएंगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन की सुविधा मिलेगी। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल पूरी तरह से ऑटोमेटेड और AI सक्षम है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अलग अलग सेक्टर्स में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां भी पैदा होंगी। तो सोचिए कितने फायदे अब मिलने वाले हैं कल इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही। बढ़ते आगे, छठ पूजा के करीब आते ही दिल्ली में हर साल यमुना की सफाई का छठ पूजा में करीब 20 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन दिल्ली में करते हरियाणा पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी ने गोली मारकर उसको खुदकुशी कर ली है। हरियाणा के ADG रैंक अधिकारी वाई पूरन सिंह ने अपने आवास पर खुद को गोली मार ली। ये वारदात चंडीगढ़ के सेक्टर 11 की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन्हें दोपहर 1:30 बजे गोली चलने की खबर मिली। जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो पता चला कि ADG वाई पूरन कुमार सिंह ने खुदकुशी कर ली। वाई पूरन कुमार सिंह हरियाणा कैडर के 2001 बैच के पुलिस अफसर थे। मौके पर पहुंची FSL की टीम फिलहाल जांच में जुटी है। खुदकुशी की क्या वजह रही, क्या इसके पीछे का रीजन था, फिलहाल सामने नहीं आया है। सुसाइड नोट भी टीम तलाश रही है और साथ ही FSL की टीम वहां पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हुई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? क्या खुदकुशी के पीछे की कोई वजह सामने आई है? कोई सुसाइड नोट मिला है? क्या अपडेट अभी तक इस मामले में? देखिए, बिल्कुल IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और इस खबर ने पूरे ब्यूरोक्रेसी में, हरियाणा पुलिस में सनसनी मचा दी। इस वक्त हम उनके घर के सामने ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस यहां पर मंगवाई गई है और ये जानकारी दी जा रही है कि कुछ ही पलों में जो शव है, जो पार्थिव शरीर है वाई पूरन कुमार का, वो उनके घर से निकालकर एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। और करीब जिस तरीके से चंडीगढ़ की जो SSP है कमरदीप कौर, वो बता रही थी कि 1:30 बजे करीब उन्हें सूचना मिली थी कि इसी घर में, ये 116 नंबर मकान नंबर है चंडीगढ़ के सेक्टर 11 का, ये वाई पूरन कुमार का ही आवास है और यहीं पर बताया जा रहा है कि वो बेसमेंट में मौजूद थे। वहां पर उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या की। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो घर पर उस वक्त कौन कौन मौजूद था। और आपको ये भी बता दूं कि जो पत्नी है वाई पूरन कुमार की, पी अमनीत कुमार, वो भी IAS अधिकारी हैं और बहुत सीनियर IAS अधिकारी हैं। इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पर वो गई हैं। तो ये सूत्र बता रहे हैं कि उनकी बेटी शायद घर में थी। हालांकि पुष्टि अभी इसकी नहीं है कि किसने सूचना दी थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड किया है उसने कई सवाल अपने पीछे छोड़े हैं।
हैं और सुसाइड नोट रिकवर हुआ या नहीं यह भी अभी पुष्टि नहीं की है एसएसपी ने, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ जरूर पुलिस को मिला है और जब सुसाइड नोट मिलेगा, कारण सामने आएंगे, उसके बाद ही पता लगेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि इतने सीनियर आईपीएस अधिकारी जो कि एडीजीपी रैंक के हैं पीटीसी सोनारिया में इस वक्त रोहतक में तैनात थे और चंडीगढ़ में उनका यह आवास है, यहीं पर वो रहते थे, उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर का यूं खुदकुशी कर लेना बहुत ही चौंकाने वाला है। पूरे न सिर्फ डिपार्टमेंट में बल्कि पूरे शहर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सुसाइड नोट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या रही। शुक्रिया मनोज जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब से जुड़ी हुई बता देते हैं। जावेद हबीब के खिलाफ एक्शन में संभल पुलिस है। संभल में जावेद हबीब पर 20 मुकदमे दर्ज किए गए। परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। आरोप यह है कि करोड़ों लोगों से ठगी की है इस परिवार ने। 100 लोगों के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी कर उनसे करोड़ों रुपए ठगने के मामले में संभल पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके परिवार के खिलाफ शिकंजा कसा है। जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब के खिलाफ 19 नए मुकदमे दर्ज हुए। हबीब परिवार के ऊपर अब मुकदमों की संख्या बढ़कर 20 हो चली है। हबीब और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। धोखाधड़ी के इस मामले में जावेद की पत्नी की भी संलिप्तता सामने आ रही है। धोखाधड़ी के इस मामले में लोगों के साथ 5 से 7 करोड़ रुपए का इनिशियल फ्रॉड होने की बात सामने आई है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि इससे भी कहीं बड़ा ये पूरा का पूरा फ्रॉड हो। उनके जो परिवार के सभी लोग हैं उन सबके खिलाफ एलओसी इश्यू किया जा चुका है ताकि वो देश छोड़ के भाग ना जाए। कितने रुपए का फ्रॉड पूरा? अभी तक तो प्रथम दृष्टया 5 से 7 करोड़ रुपए का फ्रॉड प्रकाश में आया है, लेकिन जैसे जैसे जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो उम्मीद खोते जा रहे हैं, तो वो लोग अपना आके एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये अभियुक्त हैं, ये देश छोड़ के ना जा पाए, इसके लिए इनके खिलाफ एलओसी भी इश्यू कर दिया गया है। नहीं, जावेद हबीब को पूछताछ के लिए संभल बुलाया गया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि इस ठगी के पीछे की कहानी क्या है, तो चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 2023 में दरअसल संभल के रॉयल पैलेस बैंकेट हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का हबीब परिवार ने आयोजित किया था। फॉलीसाइल नाम का ये जो ग्लोबल कंपनी के नाम से इसको आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मंच पर जावेद हबीब और उनके बेटे मौजूद थे। जावेद हबीब ने लोगों को 70% मुनाफे का लालच दिया। 100 से ज्यादा लोगों ने 5 से 7 लाख रुपए की रकम जमा की थी। उनको ये लालच दिया गया था कि उनके पैसे जो है दोगुने हो जाएंगे। कुछ ही महीनों में कंपनी के दफ्तर पर ताला लग गया। यानी शुरुआत में कुछ पैसे दिए गए, उसके बाद कंपनी भाग गई। कुल 35 पीड़ितों ने उसके बाद पुलिस में शिकायत की। मामले में अब कुल 20 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जावेद हबीब के बेटे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। विदेश भागने से रोकने के लिए जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। जावेद हबीब की पत्नी भी पुलिस की जांच की रडार पर है और जांच के लिए संभल पुलिस अब दिल्ली और मुंबई भी जाएगी और इस परिवार के लोगों से पूछताछ की जानी है। अब बात मुंबई की करते हैं। कल होगा नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी छठ पूजा में करीब 20 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन दिल्ली में यमुना के किनारे बने घाट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। हर साल आपको याद होगा कैसे जाग ही जाग नजर आया करता था। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई का वादा किया था। अब सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर यमुना घाटों पर सफाई का विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि व्रती महिलाओं को निर्मल और साफ सुरक्षित जल में अर्घ्य देने में कोई बाधा न हो। यहाँ तक यमुना नदी का पानी भी बहुत हद तक अभी फिलहाल साफ नजर आ रहा है और आगे छठ का पर्व आते आते तक इसे पूरी तरह से साफ करने का लक्ष्य है। राजधानी दिल्ली में सियासत बदली है, जो नहीं बदली है वो है आस्था की अडिग धारा, जो छठ पूजा के दौरान सूर्य देव के स्वागत के लिए आपको यमुना घाटों पर नजर आती है। न ही केवल यमुना घाट बल्कि अब तो हर गली में आपको कोई ना कोई छठ पूजा करते हुए साफ नजर आएगा। अब ये पूजा जो है न ही केवल बिहार और यूपी तक सीमित है बल्कि देश के कोने कोने में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है और इसके अलावा विदेशों में भी अब जो तस्वीरें देखने को मिलती है कि वहां पर भी लोग छठ पूजा करते हुए नजर आते हैं। रही बात अब राजधानी दिल्ली की, जब हर वर्ष छठ पूजा के दौरान यमुना नदी की सफाई पर सियासत होता था, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से यमुना नदी जो है अपनी बदलती हुई तस्वीर जो है वो बयां कर रही है। अब आपको दिखाते हैं कि इस वक्त हम यमुना घाट के किनारे मौजूद हैं। अब आप यहाँ पर ये यमुना नदी का पानी आप बहता हुआ देख रहे होंगे। पहले यमुना जो नदी थी, छठ के दौरान यहाँ पर आपको झाग दिखता था, गंदगी दिखती थी, कूड़े कचड़े दिखते थे और यहाँ पे खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि यहाँ पर बदबू आती थी।
ऐसा लगता था कि किसी नाले किनारे खड़े हैं, लेकिन अब जो तस्वीर बदली है उससे यह साफ जाहिर होता है कि जो वादा करके दिल्ली में बीजेपी सरकार आई थी वो काम जो है अब उसकी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे जो काम है वो हो रहा है, लेकिन अब यमुना का जो पानी है वो आपको साफ दिख रहा होगा। मशीनें भी जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर पानी को साफ किया जा सके, क्योंकि अब छठ पूजा कुछ ही दिन बचे हैं छठ पूजा को। ऐसे में आप देखिए कि घाटों किनारे महिलाएं यहाँ पर पूजा करती हुए आपको नजर आ रही होंगी। पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची इन महिलाओं से बात करते हैं कि पहले और अब में छठ पूजा होती है, तमाम लोग अपने पूजा पाठ के लिए यमुना घाट पे आते हैं। कितना बदलाव आप देख रही हैं? अभी साफ है, पहला थोड़ा गंदा था। हाँ। पहले आप आए होगे तो यहाँ पे कैसा पानी दिखता था? वो गंदा था और सफाई नहीं थी। हाँ। अभी साफ है, अभी अच्छा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। तो जो मतलब सरकार कहती थी अभी हम काम कर रहे हैं यमुना पे, आपको तस्वीर दिख रही है? हाँ। दिख रही। आप क्या कहना चाहेंगी, पहले और अब में कितना फर्क आया है? अच्छा है, हमें तो अच्छा साफ है, है। फर्क आया है। आप देख सकते हैं तमाम सारी महिलाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। आपसे बात करते हैं, कितना फर्क दिख रहा है पहले और अब में? बहुत फर्क पड़ रहा है, इधर बहुत साफ साफ पानी आ रहा है, मोटरें लगी हुई है। कैसा लग रहा है आज पहले पूजा करने और अब में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। फर्क है आपको लगता है? तो आप देख सकते हैं कि मुस्कुराहट फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। फर्क है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारी जो महिलाएं हैं वो पूजा कर रही हैं। घाटों पर लोग आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं, लेकिन अब जो दिल्ली सरकार ने वादा किया था जिस तरह से कि जब हम सत्ता में आएंगे बीजेपी तो यमुना की सफाई होगी, छठ पूजा के दौरान लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसकी तस्वीर आप साफ देख सकते हैं कि अब छठ पूजा को लेकर घाटों पे साफ सफाई का जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। देखिए, एनडीए में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर माथापच्ची चल रही है। चिराग पासवान की बीजेपी के साथ मीटिंग हुई। चिराग से मिले धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े। सीट बंटवारे को लेकर बताया जा रहा है चिराग से चर्चा हो रही है। चिराग ने दरअसल 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड रखी है और इसी पर फॉर्मूला सेट बिठाकर एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में चुनावी शोर अपने चरम पर है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार में मतदान होने वाले हैं और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में बिहार में सियासी गर्मागर्मी चरम पर है। वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बात की है, आपको सुनवाते हैं। चूंकि घोषणा तो हो गई, 1 महीने का बहुत कम वक्त अब है आप लोगों के पास, लेकिन अभी भी अब सीटों के बंटवारे की बात हो, उम्मीदवारों के चयन की बात हो, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो नहीं लगता कि बहुत कम समय है और उसमें बहुत कुछ करना है आप लोगों को? देखिए, समय तो वही जो लगभग समय मिलता है वही समय है, और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। उन्होंने जो तय किया है, संविधान में जिसको विश्वास है वो स्वीकार ही नहीं करेंगे, स्वागत करेंगे और इस महापर्व में भागीदारी का वातावरण बनाएंगे। सीट कब तक सुलझा लेंगे आप लोग? हमारा सक्षम और अनुभवी नेतृत्व सारे वर्ग पूरा करके बैठे हैं। लोकतंत्र के हत्या करने वाले, जिसको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था का अपमान करे, जनता के बीच भ्रम फैलाए, ये चुनाव एक नया माहौल खड़ा करेगा। एक तरफ प्रगति का मामला होगा तो दूसरे तरफ प्रोपेगेंडा का मामला होगा। अब बात पाकिस्तान की, जहां जाफर एक्सप्रेस पर फिर से हमला हुआ। सिंधु बलूचिस्तान बॉर्डर के पास ये हमला हुआ। ब्लास्ट से जाफर एक्सप्रेस की कई बोगियां डिरेल हो गई थी। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। बलोच लेकर यह विवाद हुआ था। अब एसपी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये बवाल मचा है। पुलिस और भीड़ के बीच हालात ये हुए कि टकराव की स्थिति बन गई। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। स्थिति बिगड़ी तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई श्रद्धालु घायल हुए। वीडियो सामने आने के बाद एसपी जौनपुर ने सीओ शाहगंज को मामले की जांच सौंप दी है। डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों के युवकों के द्वारा आपस में मारपीट की गई, जिन्हें कि साथ में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों के द्वारा हटाया बढ़ाया गया। उसके बाद पुनः दोनों पक्षों के युवक आपस में वाद विवाद करने लगे। इसके बाद पुनः ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें औषध बल प्रयोग कर तितर बितर किया गया और श्री दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को सकुशल संपन्न कराया गया। डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों के युवकों के द्वारा आपस में मारपीट की गई, जिन्हें कि साथ में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों के द्वारा हटाया बढ़ाया गया।
उसके बाद पुनः दोनों पक्षों के युवक आपस में वाद विवाद करने लगे। इसके बाद पुनः ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें औषध बल प्रयोग कर तितर बितर किया गया और श्री दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को सकुशल संपन्न कराया गया। डीजे पर डांस को लेकर दो पक्षों के युवकों के द्वारा आपस में मारपीट की गई, जिन्हें कि साथ में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों के द्वारा हटाया बढ़ाया गया। उसके बाद पुनः दोनों पक्षों के युवक आपस में वाद विवाद करने लगे। इसके बाद पुनः ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें औषध बल प्रयोग कर तितर बितर किया गया और श्री दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को सकुशल संपन्न कराया गया। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर से ही है। जौनपुर में मंडल अध्यक्ष की दबंगई सामने आई है। गाड़ी रोककर राजस्व कर्मी से गाली गलौज की है। आरोपी ने राजस्व कर्मी से हाथापाई भी की है। महिला कांस्टेबल के सामने भद्दी भद्दी गालियां भी दी हैं। कि आरोपी जयप्रकाश इससे पहले भी लूट और चोरी की 15 मामलों में शामिल रहा है। बाकी के 2 आरोपी भी चोरी की वारदात में शामिल रहे हैं। पुलिस ने चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले ज्वेलर को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि चोरी की वारदात गोवा के बिग डैडी कसिनो में गैम्बलिंग के शौक में की गई थी। तो सोचिए, कसिनो का ऐसा शौक, गोवा जाकर के पार्टीज करने का ऐसा शौक कि चोरी की और उसके बाद अब हवालात पहुंच गए। और आपको ये पूरा मामला चलिए विस्तार से बता देते हैं, जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। हुआ ये कि 26 सितंबर को दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में चोरी की वारदात हुई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और 1207 सीसीटीवी कैमरे जो पूरे इलाके में लगे थे उन्हें खंगाला गया। जिसके बाद दिल्ली के रिंग रोड पंजाबी बाग से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर मुख्य आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार किया। जांच और पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल चोरी की यह वारदात गोवा के बिग डैडी कसिनो में गैम्बलिंग के शौक में की गई थी। प्राइवेट फॉर्म में कुछ और बड़ी खबरें आगे हम लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक ले रुकने का वक्त है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स नाना भारत। असली दौलत क्या है? वो जिसे आप अपने बैंक में रखते हैं या वो जिसे अपनी यादों में? ये है शिवराजपुर।